स्वागत दोस्तों, आगे सामने होते हुए चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, संसद की दीवारों पर पूरी तरीके से साफ साफ लिखा हुआ है कि अमित शाह का इस्तीफा तो होकर रहेगा। दोस्तों बताएंगे कैसे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगा दी आग। तो दूसरी ओर संसद में पहुंचते ही 50 मिनट के भाषण में जबरदस्त तरीके से अमित शाह के इस्तीफे की लिख दी गई पूरी तकरीर। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर भी एक ऐसी बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों, जहां पर सदन में आज भी होगा जोरदार तरीके का हंगामा। बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट। और एक दो नहीं बल्कि राहुल गांधी को 300 बार टोके जाने को लेकर विरोध अब और ज्यादा बढ़ने वाला है दोस्तों। इसी के साथ में बताएंगे बीजेपी नेता के बयान से उल्टा फंस रहे हैं भाजपा वाले दोस्तों। और इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि टाइम आ चुका है अमित शाह के इस्तीफे का और इस्तीफा होकर रहेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भाजपा के लिए लगातार संसद की दीवारें थर्राती हुई नजर आ रही है दोस्तों। कारण यह है कि ना तो मोदी दिखाई देते हैं ना शाह दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों के खिलाफ जोरदार तरीके का गुस्सा पूरे के पूरे संसद से लेकर देश के छात्रों के अंदर नजर आ रहा है। और कारण केवल एक है कि छात्रों के साथ निर्मम बर्बरता की गई दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के अंदर सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और राहुल गांधी आग उगलते नजर आए दोस्तों। सबसे पहले राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सारी डिटेल जानकारी दी दोस्तों। उन्होंने बताया कि किस तरीके से छात्रों के ऊपर हमला किया गया दोस्तों। सारी तस्वीरें राहुल गांधी ने दिखाई कि कैसे लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और कील लगे हुए लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया छात्रों को पीटने के लिए। और इन सब का जिम्मेदार अगर कोई एक व्यक्ति है तो अमित शाह है। या तो अमित शाह ने ऑर्डर दिया था, अगर अमित शाह ने ऑर्डर दिया था तो वो दोषी है, और अगर अमित शाह ने ऑर्डर नहीं दिया था तो वो क्षमतावान नहीं है, यानी क्षमताहीन व्यक्ति है। दोनों केस में यानी या तो दोषी है या फिर इनकॉम्पिटेंट है। दोनों केस में अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। इसके बाद अमित शाह क्यों जिम्मेदार है, राहुल गांधी ने बताते हुए कहा कि चाहे रैपिड एक्शन फोर्स हो, सीआरपीएफ हो, या फिर गृह मंत्रालय इन्हीं के अंतर्गत आता है और गृह मंत्रालय के अंतर्गत दिल्ली पुलिस भी आती है। तो कहने का मतलब दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स जो पूरी तरीके से एमएचए के अंदर यानी होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो अमित शाह सीधे तौर पर जिम्मेदार है। और इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने 2 पन्ने की एक चिट्ठी अमित शाह को लिखी थी, लेकिन अमित शाह का कोई जवाब नहीं आया। छात्रों पर बर्बरता के जिम्मेदार शाह है, या तो उन्होंने इस हमले का आदेश दिया था वे सीधे तौर पर गुनहगार है, या फिर उन्हें हमले की कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे में नाकाबिल गृह मंत्री है, तो दोनों में से एक तो ही है, या तो गुनहगार है या फिर नाकाबिल गृह मंत्री है। ऐसे में आप लोग की क्या राय है दोनों मामले पर दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। राहुल गांधी ने यहां तक कि अमित शाह को धक्के मारकर बेदखल करो इस तरीके से लिखकर अमित शाह के खिलाफ इस्तीफे की मांग की है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी का ये पोस्टर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसके बाद राहुल गांधी ने जो बातें कही है और इस्तीफे का कारण बताया है वो है कि दिल्ली के अंदर पैलेट गन चलने की जिम्मेदारी अमित शाह की है। अमित शाह अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अमित शाह का इस्तीफा नरेंद्र मोदी को लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर अमित शाह टारगेट पर है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि अमित शाह राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों के बाद से एकदम सदन से ही गायब चल रहे हैं दोस्तों। यानी 20 तारीख से सत्र चल रहा है और उसके बाद से अमित शाह 9-2-11 हो चुके हैं, नजर ही नहीं आते। यानी पहले कम से कम मोदी नहीं आते थे तो अमित शाह तो आकर बैठे रहते थे, लेकिन अब अमित शाह भी दिखाई नहीं दे रहे। इसका मतलब बीजेपी के लोग अमित शाह को बचाने में लगे पड़े हैं और राहुल गांधी के खौफ के कारण अमित शाह दूर दूर तक संसद भवन के आसपास दिखाई नहीं देते। और इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जब राहुल गांधी संसद भवन के अंदर भाषण देने के लिए पहुंचे दोस्तों, तो शाह के इस्तीफा रोकने के लिए 2 जनों को लगाया गया। एक तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बार बार राहुल गांधी को रोकने टोकने की कोशिश कर रहे थे। 7 बार राहुल गांधी के भाषण में खड़े हो जाते हैं किरण रिजिजू और राहुल गांधी को लेकर सवाल खड़ा करते हैं दोस्तों। यहां तक कि स्पीकर को भी काम पर लगाया गया था। स्पीकर ने 11 बार राहुल गांधी को टोका दोस्तों। और कुल मिलाकर राहुल गांधी को 30 के आसपास बार टोका गया दोस्तों। यानी सोचिए 50 मिनट के भाषण में कितनी बार राहुल गांधी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि देश का भविष्य सड़कों पर उतरा है, प्रदर्शन कर रहा है, गुस्से में है, नफरत नहीं थी युवाओं में, वो केवल अपनी आवाजें उठा रहे थे। अगर भाजपा के मेरे मित्र अपने बच्चों से पूछे कि उनके भाई बहन जो कर रहे हैं उसके बारे में वे क्या सोचते हैं, तो उन्हें अपने बच्चों का भी समर्थन मिलेगा। ऐसे में कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी बिल्कुल नहीं चूके दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि अब अमित शाह का इस्तीफा होने से कोई नहीं रोक सकता, या तो अमित शाह संसद में आएंगे तो इस्तीफा देंगे या माफी मांगेंगे, इससे नीचे नहीं होगा कोई समझौता, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने एक ऐसी बात कह दी दोस्तों जिस बात को लेकर योगेंद्र यादव भी बोले कि आपने एकदम वही हमला किया है जहां हमला किया जाना चाहिए था। राहुल गांधी ने कहा कि कई लोग यहां पर बैठे हैं जिनको लगता होगा, या देश में भी लोग बैठे हैं उनको लग रहा होगा कि जो भारत का शिक्षा व्यवस्था है, जो भारत का एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, वो धर्मेंद्र प्रधान चला रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान नहीं चला रहे थे बल्कि आरएसएस के लोग चला रहे हैं और ओएसडी के माध्यम से यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के माध्यम से चलाया जा रहा है। ऐसे में वाइस चांसलर देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों के अंदर जो नियुक्त किए गए हैं वो आरएसएस के बैकग्राउंड
बैकग्राउंड से आते हैं, यानी संघ वालों को देश का वीसी बनाकर यूनिवर्सिटी के अंदर थोपा गया है और यूनिवर्सिटी ये लोग चलाकर अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर आरएसएस की विचारधारा को थोप रहे हैं। जैसे ही राहुल गांधी ने इन बातों को बोला दोस्तों, योगेंद्र यादव ने कहा कि आपने एकदम सही जगह पर हमला किया है, यू हिट द नेल ऑन द हेड, यानी आपने सर के ऊपर कील मारी है और कहने का मतलब एकदम सही जगह पर निशाना साधा है, इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारत की शिक्षा व्यवस्था पर पूरी तरीके से संघ का कब्जा हो चुका है और इस बात का खुलासा राहुल गांधी जो कर रहे हैं, ये एक तरीके से देश में चर्चा का विषय होना चाहिए कि भारत के अंदर कैसे किताबें बदली जा रही है, कैसे भारत की विचारधारा, कैसे बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है उसमें बदलाव किए जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस के कब्जे के कारण ही आज शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अमित शाह को लेकर उठाए गए सवाल का जवाब देने के लिए जितेंद्र सिंह पहुंचते हैं, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे जितेंद्र सिंह कहते हैं कि फायरिंग का आदेश कोई मंत्री नहीं दे सकता, ये आदेश तो मजिस्ट्रेट या एसडीएम या डीएम के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने और जो समर्थक है उन्होंने मंत्री के इस बयान पर बीजेपी को खरी खोटी सुनाई। दोस्तों उन्होंने कहा कि भाजपा का नेता जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री है वो दावा करते हैं कि फायरिंग का आदेश तो मजिस्ट्रेट, एसडीएम और डीएम देते हैं, यानी बीजेपी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जब बात आती है कार सेवकों पर हमला करने की, यानी 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान कार सेवकों की गोलीबारी में जान गई थी और इसका आरोप मुलायम सिंह यादव के ऊपर लगाया जाता है। दोस्तों यानी बीजेपी के लोगों के दो दोहरे मापदंड देखिए, यानी जब कार सेवकों पर हमले की बात आती है तो दावा किया जाता है कि मुलायम सिंह यादव के आदेश के बाद गोलीबारी की गई थी, यानी चित भी मेरी पट भी मेरी, यानी उनके शासन में, अपने शासन में अलग अलग तरीके के मानदंड बीजेपी लेकर चलती है। दोस्तों वैसे भी मुलायम सिंह यादव के टाइम में जो चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, भाजपा ने उनको राम मंदिर की जिम्मेदारी दे रखी है। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो पूरी ताकत है, संघ की जो पूरी ताकत है दोस्तों, वो कैसे लोगों के दिमाग में इन बातों को डालती है कि मुलायम सिंह यादव हिंदू विरोधी है और समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी है क्योंकि उन्होंने गोली चलवा दी थी। लेकिन यहाँ पर छात्र विरोधी बीजेपी नहीं है क्योंकि एसडीएम डीएम के आदेश पर, मजिस्ट्रेट के आदेश पर फायरिंग कराई जाती है। तो इसका मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि क्या मामला है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि जितेंद्र सिंह ने कम से कम भाजपा वालों को ही आईना दिखाया है तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ पंजाब के संगरूर की अदालत में जमानती वारंट जारी किया गया। दोस्तों अदालत ने उन्हें 19 सितंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया। दोस्तों कोर्ट के निर्देश के मुताबिक खड़गे को अदालत में खुद पेश होकर जमानत लेनी होगी। ये मामला 2023 का है। संगरूर निवासी और बजरंग दल से जुड़े हितेश भारद्वाज की शिकायत पर अदालत ने यह कार्रवाई की। दोस्तों शिकायत में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान का जिक्र किया गया है जिसमें उन्होंने बजरंग दल की तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से की थी दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। अदालत ने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ 15,000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। बताया जा रहा है कि पहले इस मामले को सिविल प्रकृति का माना गया, लेकिन मामला आगे बढ़ा और आपराधिक प्रकृति का माना जा रहा है, यानी क्रिमिनल मामला माना जा रहा है। और कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अगले सुनवाई में अगर उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई तो इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा, यानी नॉन बेलेबल वारंट जारी किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि इनको लेकर आया जाए। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ ये एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। दोस्तों पंजाब के संगरूर की अदालत में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने तक की धमकी मिली है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ कोल ब्लॉक आवंटन मामले में चल रहे क्रिमिनल केस को बंद कर दिया। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल बाद सीबीआई की 2014 की 2 क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि पूर्व पीएम सरदार मनमोहन सिंह के खिलाफ कोई भी करप्शन के यानी भ्रष्टाचार के कोई भी ठोस सबूत नहीं है। ये मामला यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान तलाबीरा 2 कोल ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों साल 2015 में विशेष सीबीआई कोर्ट ने एजेंसी की क्लोजर रिपोर्ट को नामंजूर कर दिया था। कोर्ट ने मनमोहन सिंह और अन्य आरोपियों को ट्रायल का सामना करने के लिए तलब किया था। दोस्तों इस आदेश को पूर्व प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी थी, तब से ये मामला कोर्ट में था। दोस्तों डॉक्टर सिंह का 26 सितंबर 2024 को 92 साल की उम्र में निधन हो गया था। 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, 6 साल राज्यसभा के विपक्ष के नेता रहे। मनमोहन सिंह को लेकर जो आरोप लगाए गए दोस्तों 2014 में नरेंद्र मोदी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए किया था, उन शब्दों ने कहीं ना कहीं देश को आघात पहुंचाया दोस्तों। और देश सत्ता परिवर्तन तो कर गया, लेकिन सत्ता परिवर्तन का नुकसान देश आज तक झेल रहा है। और अगर आप भी मानते हैं कि एक ऐसे साफ सुथरा छवि का व्यक्ति मनमोहन सिंह जिनको लेकर झूठे झूठे आरोप गढ़े गए दोस्तों, आज स्थिति यह है कि उनके ऊपर कोयला घोटाले का आरोप लगाता और वो भी घोटाले का आरोप साबित नहीं कर पाए सीबीआई के लोग। और सोचिए 12 साल तक सीबीआई ने जांच पड़ताल की होगी बीजेपी सरकार में, और ये जांच पड़ताल पूरी कोशिश के साथ किया गया होगा कि जैसे तैसे कोई ना कोई मामला तो निकालो प्रधानमंत्री के खिलाफ, पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह के खिलाफ दोस्तों, लेकिन निकला कुछ नहीं। तो इससे पता चलता है कि अंत में सरदार मनमोहन सिंह ने जो बात कही थी कि इतिहास मेरे लिए काइंड होगा, वो बात एकदम सही है कि
अब उनको याद कर करके लोग अपनी उदारता दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, हमें नहीं भूलना चाहिए था कि हमने उनके साथ क्या किया। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि देश ने एक ऐसे व्यक्ति को खोया जिसकी जिम्मेदारी आज देश की जनता को ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने सरकार बदलकर एक ऐसे व्यक्ति को सरकार में ला दिया जिसके कारण आज देश के अंदर इतनी भयावह स्थिति बनी पड़ी है कि छात्रों के पास नौकरियां नहीं है और तमाम तरीके की समस्याएं हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि डॉक्टर साहब आज भी याद किए जाते हैं और इस बात की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर मूंग की 100% खरीद हो, एमएसपी के कानूनी गारंटी मिले, खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील रद्द किया जाए और किसानों को दी गई मोदी की गारंटी पूरी की जाए। ये किसानों की 5 मांगे हैं दोस्तों। ये पांचों मांगे साफ तौर पर बीजेपी सरकार के लिए गले की फांस बना पड़ा है, क्योंकि मूंग की 100% खरीदी का जो वादा बीजेपी पहले कर रही थी वो वादा पूरा नहीं कर पा रहे और एमएसपी की कानूनी गारंटी तो आज तक पूरा नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन के बाद आकर बोला था कि मेरे से गलती हो गई और उसके बाद एमएसपी को लेकर लीगल गारंटी बनाने का वादा किया गया था दोस्तों, लेकिन बाद में पता चला कि उस पर भी एकदम ठंडे बस्ते में मामले को डाल दिया गया है। तीसरा, खाद की आपूर्ति का मामला तो पूरे देश भर के अंदर एक बहुत बड़ा मामला है दोस्तों, और बीजेपी दावा करती है कि यूक्रेन और रूस के बीच में हो रहे युद्ध के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन इतने साल हो गए दोस्तों कोई दूसरा रास्ता निकला ही नहीं। चौथा ये कि अमेरिका के साथ में ट्रेड डील चल रहा है और ट्रंप लगातार भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर यानी भारत के कृषि क्षेत्र को अमेरिका के सामान के लिए खोलने का दबाव बना रहा है, और इसीलिए लोगों को लग रहा है कि जिस दबाव में बीजेपी के लोग दिखाई दे रहे हैं आजकल अमेरिका के दबाव में, हो सकता है कि ये जल्द आदेश भी जारी कर दे और अमेरिका के साथ में भारत की खेती पर चर्चा ही क्यों की जा रही है, यही सबसे बड़ा पहला सवाल है। कहीं ना कहीं बीजेपी की मंशा को लेकर सवाल उठते हैं दोस्तों। पांचवा ये कि किसानों को जो वादा नरेंद्र मोदी कर आए थे और कहकर आए थे कि वे मोदी की गारंटी है, वो मोदी की गारंटी है, डबल इनकम कर देंगे, किसानों को क्रेडिट कार्ड से पैसा पहुंचा देंगे और सिंचाई योजना पहुंचा देंगे, ये सारी की सारी बातें केवल ढकोसलाबाजी है दोस्तों, कहीं कुछ जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा। तो किसान कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी नाम से जो हमको बेवकूफ बनाया गया वो कब पूरा किया जाएगा, इसको भी लेकर हमको जानकारी चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव समेत पार्टी के अन्य सांसदों ने बुधवार को संसद परिसर के बाहर अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी में कथित हेराफेरी और गबन के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया दोस्तों। सपा के नेताओं ने इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की दोस्तों। और प्रदर्शन के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये लोग दान पत्र तक नहीं बचा पाए और श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ाया गया उसे नहीं बचा पाए, उनसे क्या उम्मीद की जाए। संदेश साफ है कि लोग श्रद्धा के साथ में खिलवाड़ कर सकते हैं, वे हमारे युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं। फैजाबाद से सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में बड़े लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अफसोस ये है कि बीजेपी के लोग और उनकी सरकार बड़ी मछली को बचा रही है। ये करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। अयोध्या से ये सरकार आई है और अयोध्या से ही जाएगी, इसकी शुरुआत हम लोगों ने कर दी है। 2027 के अंदर बीजेपी की सरकार जाएगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, भाजपा को 50 सीटें भी नहीं मिलेगी। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा कांग्रेस ने 2029 के विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को नए सिरे से खड़े करने की कवायद तेज कर दी दोस्तों। इसी रणनीति के तहत पार्टी के हरियाणा मामलों के प्रभारी संजय दत्त का जिलावार संवाद अभियान अब दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा है। 30 जुलाई से 4 अगस्त तक संजय दत्त और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह फरीदाबाद, पलवल, नूह, रेवाड़ी और गुरुग्राम का दौरा करेंगे। इस दौरान जिला कार्यकारिणी के साथ साथ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के नेताओं और कार्यकर्ताओं से अलग अलग बैठकें कर जमीनी फीडबैक लिया जाएगा। पार्टी नेतृत्व इस अभियान के जरिए 2024 के विधानसभा चुनाव में सकारात्मक माहौल के बावजूद मिली हार के कारण की तह तक पहुंचना चाहता है, ताकि 2029 के चुनाव की रणनीति जमीनी हकीकत के आधार पर तैयार की जा सके। पहले चरण में उत्तर हरियाणा दक्षिण बेल्ट पर फोकस किया जा रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र और करनाल का दौरा अपने प्रभारी का कराकर ज्यादा से ज्यादा संगठन को एकजुट करने की कोशिश करेगी दोस्तों, और फीडबैक लिया जाएगा। और हरियाणा के अंदर अमूलचूल परिवर्तन करना कांग्रेस पार्टी का एक उद्देश्य है। अब देखते हैं ये है कि क्या कोई जो गुटबाजी पार्टी में चल रही है उस गुटबाजी को दूर करने के लिए भी कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब के विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं दोस्तों। ऐसे में अकाली दल वारिस पंजाब दे के नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने बुधवार को चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारी पार्टी के खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह और अन्य सिख नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर मोर्चा निकाल रहे थे दोस्तों। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया और चंडीगढ़ मोहाली सीमा पर बैरिकेड लगाए गए थे, ताकि प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। प्रदर्शनकारियों के द्वारा आगे बढ़ने की कोशिश करने पर पुलिस ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया दोस्तों। प्रदर्शन
प्रदर्शन के दौरान एक कार्यकर्ता पानी की बौछार करने वाले वाहन के ऊपर चढ़ गया और प्रदर्शनकारी ने पुलिस बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया और जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में तनाव की स्थिति बन गई दोस्तों और काफी ज्यादा घमासान वाली स्थिति रही। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी और अधिकारियों की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रदर्शनकारी अमृतपाल सिंह और अन्य सिख नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले पंजाब चुनाव में अगर अमृतपाल जेल से बाहर आते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो जैसे खडूर साहिब का चुनाव नतीजा एक तरफा रहा था और अच्छे खासे पार्टी के लोग चौंक गए थे नतीजा देकर, वैसे ही राज्य के अंदर भी स्थिति बदल सकती है। लेकिन घूम फिर कर अगर देखें तो पंथी जो वोटर है यानी जो सिख समुदाय को लेकर यानी समुदाय के प्रति समर्पण दिखाकर वोट करते हैं, उन समुदाय का जो वोट है जो अमूमन अकाली दल को मिलता है, बीजेपी के पूर्व सहयोगी सुखबीर बादल की पार्टी को, वो वोट इधर से उधर चला जाएगा यानी अमृतपाल के पास चला जाएगा। तो कहने का मतलब बीजेपी वाले जो सुखबीर बादल के साथ में गठबंधन की तैयारी कर रहे होंगे उसे पूरी तरीके से पानी फिरेगा। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ राहुल गांधी के द्वारा अमित शाह के मांगे जा रहे इस्तीफे को लेकर बीजेपी वाले अब संबित पात्रा को आगे कर रहे हैं जवाब देने के लिए। यानी सोचिए दोस्तों, ना संबित पात्रा 3 में है ना 13 में है, लेकिन जवाब देने के लिए संबित पात्रा को आगे किया जा रहा है। और संबित पात्रा अपने वही पुराने अंदाज में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि राहुल गांधी सिलसिलेवार तरीके से झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। छात्रों के संसद मार्च में कहीं कोई गोली नहीं चलाई गई, लेकिन पैलेट गन तो चलाया गया था, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे दोस्तों। फायरिंग का आदेश वाला आरोप भी झूठा है। गोली चलाने का आदेश गृह मंत्री नहीं, प्रदर्शन के दौरान मौजूद मजिस्ट्रेट देता है। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, ये सारा दावा बीजेपी के नेता कर रहे हैं दोस्तों, संबित पात्रा कर रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े दिनों के बाद संबित पात्रा का हुआ, जहां पर आकर वो फिर वही बातें रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, जिसके लिए जाने जाते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर संबित पात्रा को आगे करके बीजेपी वालों को लग रहा है कि वो मामले को बचा लेंगे, लेकिन जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं वो गंभीर है और इतने गंभीर है कि आम जनता समझ रही है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश का तरीका था कि देश के छात्रों की आवाज को दबाया जाए। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ अहमदाबाद के अंदर विमान हादसे की वजह फ्यूल कंट्रोल स्विच में खराबी नहीं थी दोस्तों, ये जानकारी सरकार ने राज्यसभा में बुधवार को दी है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि विमान निर्माता कंपनी के एडवांस टेस्ट में भी इस सिस्टम में किसी तरह की कोई खामी नहीं पाई गई है। हालांकि पिछले साल जारी AAIB की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में दावा किया गया कि उड़ान भरने के कुछ ही समय के बाद दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद हो गए। इससे दोनों इंजन बंद हो गए। पिछले साल 12 जून 2025 को लंदन जाने वाली AI 171 फ्लाइट मोघानी नगर और बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराकर क्रैश हो गई दोस्तों और 241 पैसेंजर इसमें मारे गए। तो पूरा मामला ऐसा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मामले को लेकर कह रही है कि ना तो इस कारण से ऐसा हुआ है ना उस कारण से ऐसा हुआ है, तो फिर किस कारण से कैसा हुआ है इस बारे में बता दे, तो ये भी बताने को तैयार नहीं है दोस्तों। कहीं ना कहीं 1 साल बीत चुका है लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं आई। और अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं मामले को हल्के में लेकर बीजेपी वाले दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ संसद भवन की तरफ मार्च करते हुए छात्रों ने देश भर के युवाओं को बता दिया कि अगर वो अपनी मांगों को लेकर जोर शोर से आगे बढ़ेंगे तो उनको न्याय जरूर मिलेगा। कुछ ऐसा ही झारखंड से देखने को मिला, जहां पर झारखंड के अंदर बच्चों की आवाज एक बार फिर से जोर शोर से सुनाई दे रही है दोस्तों। 5 तारीख को ये बच्चे झारखंड विधानसभा तक मार्च करके इस्तीफे की मांग को लेकर पहुंचे दोस्तों। इस्तीफा भी छीन कर खुशी मनाएंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो अजीत अंजुम भी कहते हैं कि दिल्ली से शुरुआत हुआ है, छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है और अब झारखंड के अंदर भी ये मामला गूंज रहा है। झारखंड हो या कोई और प्रदेश हो, छात्रों की आवाज अब बुलंद होनी चाहिए। यानी अगर आप भी मानते हैं कि कौन पार्टी कहां सरकार में है नहीं है, लेकिन एक चीज जो हमेशा छात्रों के प्रति समर्पित होना चाहिए वो शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय का जो सबसे मूलभूत काम है वो परीक्षा सही से करवाना है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। अगर पेपर लीक नहीं होगा तो इसे छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, लेकिन अगर पेपर लीक ही होने लगा तो फिर शिक्षा मंत्रालय का कोई औचित्य नहीं है और मंत्री का कोई औचित्य नहीं है। तो इस्तीफे की मांग एकदम जायज है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की शिक्षा किसी पार्टी किसी नेता इन सब चीजों से बहुत ऊपर की चीज है और इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि छात्रों के लिए उपलब्ध रहे, आसानी से उपलब्ध रहे और छात्रों के संघर्ष का उनको फल मिलते रहना चाहिए। छात्रों का संघर्ष पानी में नहीं जाना चाहिए। साथ दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय के अंदर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की एक समीक्षा बैठक होती है। इस बैठक की अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं दोस्तों और इसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी वरिष्ठ नेताओं के साथ में मौजूद रहते हैं दोस्तों। तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारी अपने स्तर पर शुरू हो चुकी है और ये इसलिए बड़ी बात है क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर कई सारे आंदोलन खासकर शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ शुरू हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उस अभियान को और आगे लेकर जाने वाली है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अब टाइम आ चुका है छत्तीसगढ़ के अंदर वापस से कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेश बघेल की सरकार बनाने का, तो अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ बंगाल की सत्ता हाथ से निकलते ही पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अब कांग्रेस और वाम मोर्चा के साथ की जरूरत पड़ रही है दोस्तों। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता का आह्वान करते हुए शहीद दिवस के मंच से उन्होंने अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस हो, लेफ्ट हो या अल्ट्रा लेफ्ट के लोग हो, सभी ताकतों से हम कहना चाहते हैं कि आप लोग एक मंच पर आए और एक बड़ा संदेश दे। ममता बनर्जी की इस पहल को लेकर कांग्रेस पार्टी और वाम मोर्चा ने प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। दोनों ने अपनी असहमति जताई है। तृणमूल कांग्रेस के साथ तत्काल किसी मोर्चे की संभावना को खारिज कर दिया गया है।
टीएमसी की राजनीति को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा गया कि ज्वाइंट प्लेटफॉर्म पर आना अभी तो काफी मुश्किल है। ऐसे में 2029 के चुनाव से पहले बिल्कुल ऐसा ही होगा। कांग्रेस पार्टी और वाम मोर्चा कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के एकता वाली बातों को ठुकराते हुए नजर आएंगे दोस्तों। लेकिन जैसे ही 2029 का चुनाव एकदम नजदीक आ जाएगा वैसे ही आप देखेंगे सबसे पहले ये तीनों गठबंधन साथी एक दूसरे के साथ आएंगे और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, क्योंकि लेफ्ट पार्टी के खिलाफ ममता बनर्जी ने लड़ाई लड़ी है और ममता ने कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है। तो आपस में एकजुट इनके कार्यकर्ताओं का हो पाना काफी मुश्किल है दोस्तों। लेकिन बाद में जब पता चल रहा है कि बीजेपी एक बहुत बड़ा खतरा है और देश के सेकुलर, सोशलिस्ट और सामाजिक न्याय के खिलाफ बीजेपी काम कर रही है, तो जरूरी है इन सारे विचारों को बचाया जाए। और इन सारे विचारों को लेकर तो तृणमूल कांग्रेस, वाम मोर्चा और कांग्रेस पार्टी एक ही रास्ते पर है, तो उनको इसका पालन करना पड़ेगा। आप लोग जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ये सुनिश्चित करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारी मेहनत भी सफल हो। और छात्रों के आंदोलन के बाद जो माहौल बन रहा है अमित शाह के इस्तीफे की, आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।